प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए कहानियों का भंडार। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो पाएंगे पूरे 5 नंबर। हम यहाँ पर बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी और साथ में सामान्य हिंदी वालों को पढ़ने के लिए ध्रुव यात्रा कहानी लेकर के आए हैं। ध्रुव यात्रा केवल सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़नी है और बहादुर तथा पंचलाइट ये सामान्य एवं साहित्यिक दोनों लोगों के लिए है। बस इन 3 कहानियों को पढ़ने के बाद इसके अलावा आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत है नहीं। इतने ही, मात्र एक ही वीडियो में आपको 16 फरवरी में दम लगा के आना है, जवाब दमदार दे के आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहादुर कहानी का सारांश, समीक्षा, चरित्र चित्रण जो भी बहादुर का है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके सारांश और कथा वस्तु। यानी जो कथा वस्तु होती है इसी को हम सारांश कह सकते हैं या फिर शॉर्टकट में आप स्टोरी कह सकते हैं। एक बार मेरी सहायता कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी कर रहा हूं, तो ईश्वर आपको खुश रखेगा, आपको टॉपर बनाएगा इस साल का अगर आप मेरी सहायता करते हैं और दूसरों की करते हैं। यानी किसी की सहायता करेंगे। अगर आपके दिल में करुणा और दया है तभी आप दूसरों से करुणा और दया की अपेक्षा कर सकते हैं। जब आप ही निर्दयी होंगे तो दूसरों से दया की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, चाह कैसे कर सकते हैं। तो कहानी कुछ यूं स्टार्ट होती है। कहानी है दिल बहादुर से बहादुर बनना। यानी इस बहादुर कहानी में एक लड़का है जिसका नाम बहादुर है। इसका पूरा नाम दिल बहादुर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कथा वस्तु का, सारांश का, सबसे पहले सारांश यानी समरी हम आपको चैप्टर की बता रहे हैं। सारांश लिखना आता है, ठीक है। पहला, दिल बहादुर से बहादुर बनना। दिल बहादुर 12-13 साल का एक पहाड़ी लड़का है, पहाड़ी नेपाली लड़का है। पिता युद्ध में मारे गए हैं और माता गुस्सैल है। मां की मार के कारण भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में बहादुर ने नौकरी कर ली है, जहां गृह स्वामिनी निर्मला, निर्मला बड़ी निर्मम है। निर्मला का नाम तो निर्मला है, मलहीन। निर्मला का मतलब होता है यानी मलहीन, एकदम स्वच्छ साफ, लेकिन यहां पर निर्मला निर्मम है। उदारता से, निर्मला बड़ी उदारता से दिल बहादुर से नाम केवल बहादुर कर देती है। यानी दिल बहादुर का दिल उड़ा देती है और केवल बहादुर रखती है। दिल बहादुर का दिल हट गया और बहादुर नाम बचा। तो गृह स्वामिनी निर्मला जो है निर्दयी है, निर्मम है, और एक काम वो बड़ा उदारता के साथ करती है कि दिल बहादुर के नाम से उसका दिल जो शब्द होता है वो हटा देती है। उसको शॉर्टकट में बहादुर बोलते हैं, है ना। पुराने जमाने की फिल्मों में रामू काका एक नौकर हुआ करते थे, हर एक फिल्म में रामू काका, है ना। मध्यम वर्गीय परिवार में, मध्यम मिडिल क्लास फैमिली, जहां पे ना तो गरीबी होती है ना ही बहुत अमीरी होती, मतलब वो अमीर माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी कहानी का दूसरा भाग ये है कि परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर है। ये सारांश ही है। पॉइंट में आप अगर लिखेंगे सारांश तो ज्यादा बेहतर। आप भले ही पॉइंट में ना लिखें, लेकिन पॉइंट में याद करने का तरीका ये बहुत बढ़िया है। अगर पूरा जैसे मैं बता रहा हूं लिख देंगे, 5 में 5 नंबर मिलेंगे, 2 राय इसमें नहीं है बिल्कुल। बहादुर ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। वो पूरे घर की साफ सफाई करता है जैसे आम नौकर करते हैं। सभी सदस्यों की जरूरतों का, आवश्यकताओं को पूरी करता है, उनका पूरा ख्याल रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर, आलसी एवं आराम तलबी हो गए हैं। हंसना हंसाना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में कोई ना कोई वो गाना गुनगुनाता है, नगमा सुनाता है। अब अगला पॉइंट आता है, इस तरह बहादुर की कहानी आगे बढ़ती। सबसे पहले तो बहादुर नेपाली लड़का होता है 12-13 साल का। उसकी माँ अपनी माँ से मार खाने के कारण इस मिडिल क्लास फैमिली में लेखक के यहाँ आ जाता है। इसके बाद दिल बहादुर से बहादुर बनना डायरेक्ट। तो उसकी जो गृह स्वामिनी होती है निर्मला, वो उसके नाम से दिल शब्द हटाकर केवल उसको बहादुर कहती है। फिर किशोर की बदतमीजी अगली पॉइंट आती है, और कामकाज बहादुर का करना, कैसे काम करता, सभी का ख्याल रखता, ईमानदार लड़का है। किशोर की बदतमीजी। किशोर कौन है? लेखक का लड़का है, यानी कि उस निर्मला का लड़का है। शान शौकत एवं रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता है। मौका पड़ जाए तो लात, जूते, हाथ पैर जो भी हो
मौका पड़ जाए तो उसको पीट भी देता है। बहादुर पिटाई पाकर भी बहुत देर कोने में खड़ा हो जाता है, फिर वो वैसे ही सारे काम शुरू कर देता है जैसे कि रोज करता था। यानी लड़कपन है, बचपना है, थोड़ी देर में वो सब भूल जाता है। एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कहा। देखो, स्वाभिमान जागा, उसको सुअर का बच्चा कह दिया था, जिससे उसके स्वाभिमान को खासा ठेस पहुंची। उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया कि मैं सबका तो काम करूंगा, लेकिन इस किशोर का काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पूछने पर उत्तर दिया, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों बुलाकर खड़ा कर दिया? इतना कहकर वो रो पड़ा, है ना। ये बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को लाकर क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि बाप उसका शहीद हुआ था युद्ध में, है ना। तो निर्मला के रिश्तेदारों द्वारा चोरी का आरोप। अगला कहानी बढ़ती है और आगे क्या होता है कि निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी थी। शुरुआत में निर्मला ने बड़ा उसको प्यार दुलार दिया, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे निर्मम होती गई। निर्मला से निर्मम बनी, निर्ममा कह सकते हैं आप। बहादुर के लिए पहले वो रोटियां सेक लेती थी, लेकिन अब उसने सेकनी बंद कर दी हैं, स्वयं सेक कर खाए। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं, और रिश्तेदार वही चापलूस, है ना, वही कंजूस टाइप के। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपए चोरी होने की बात कही। सबने बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसे डराया गया, धमकाया गया, पीटा गया। चूंकि बहादुर पर इल्जाम झूठा था, उसने भी पीटा। किसने? बहादुर पर इल्जाम झूठा था, लेकिन उसने भी पीटा। किसने? निर्मला ने भी पीटा। घर वालों का बहादुर के प्रति कटु व्यवहार। इस घटना के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा। खिन्न मतलब उदास रहने लगा, हंसता खेलता कम है। तभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। वो समझ गया कि अब घर वाले उसके प्रति उदार नहीं रहे। वो बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा। फिर क्या हुआ? बहादुर का घर से भागना। एक दिन ऐसा आता है कि उसके हाथ से सिल टूट कर गिर जाता। सिलबट्टा मतलब जिसपे मसाला पीसा जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। पिटाई के डर से वो घर से भाग गया, अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था, और वे सभी यह भी जानते थे कि रिश्तेदारों ने उसे झूठा इल्जाम लगाया था। अंत में वे सभी पश्चाताप करने लगते हैं। लेकिन क्या हुआ? का पछताए होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बहादुर तो चला गया। इंसान की कीमत तब पता चलती है जब उसका अभाव होता है। जब वो चला जाता है अपनी निगाहों के सामने से, तब इंसान की कीमत पता चलती है। जब तक वो साथ रहता है तो सब जहर की तरह देखते हैं, विष की तरह देखते हैं। प्रिया यादव, मिस्टर पटेल, सुनील पाल, प्रज्ञा यादव, प्रगति द्विवेदी, आदित्य चौरसिया, अर्जुन सर और प्रिया यादव स्टडी। चलिए, स्वागत है आप सभी का। एक बार हमारे लिए शेयर कर दीजिए तो बेहतर रहेगा भाई, है ना। चलिए, अब आगे हम बताते हैं आपको समीक्षा, कहानी की समीक्षा कैसे है। अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा है। मार्मिक माने हृदय स्पर्शी। कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। कथानक। इस कथा, सबसे पहले हेडिंग नंबर 1 डालेंगे, कथानक। इस कहानी की कथावस्तु में मध्यवर्गीय परिवार की साधारण सी लगने वाली कई बातों के माध्यम से मानवीय करुणा को प्रदर्शित किया गया है। आरंभ से अंत तक यह कहानी बहादुर के इर्द गिर्द घूमती ही है। सहजता, रोचकता, संक्षिप्तता कहानी की विशेषता है। ये एक यथार्थवादी कहानी भी है। बहादुर एक बेसहारा, वही सारांश छोटा सा लिखेंगे कि बहादुर एक बेसहारा पहाड़ी लड़का है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ उसे हमेशा मारती पीटती रहती है, जिससे तंग आकर वो घर से भाग जाता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में नौकरी करने लगता है। हंसमुख चेहरा, ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। निर्मला जो कि गृह स्वामिनी है, बहादुर का पूरा ध्यान रखती है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर बहादुर पर पूरी तरह आश्रित है, यानी अगर बहादुर करके ना दे तो उसके जूते भी साफ नहीं होते, साइकिल भी साफ नहीं होती। इसके बावजूद वो जरा सी बात पर बहादुर को गालियां देने लगता है, पीटता है। कुछ दिन बाद निर्मला का व्यवहार भी बहादुर के प्रति परिवर्तित हो जाता है। एक दिन किशोर ने बहादुर के पिता को संबोधित करके सुअर का बच्चा कह दिया, वो गाली दे दी।
तो बहादुर को बहुत बुरी लगी। उस दिन से उसने उसका कोई काम नहीं किया और ना ही खाना खाया। एक दिन निर्मला के घर में कुछ रिश्तेदार आए। उन्होंने बहादुर पर 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा दिया। हालांकि ये बात बहादुर की गृह स्वामिनी निर्मला को पता था कि ये रिश्तेदार केवल कुछ ना लाना पड़े बच्चों के लिए इसका बहाना बना रहे हैं, वो 11 रुपए चोरी नहीं हुए हैं। इसी के लिए निर्मला के पति ने बहादुर की पिटाई कर दी, यानी उन्होंने भी पीट दिया उसको। इस घटना से बहादुर बहुत आहत हो गया कि वो व्यक्ति जो मुझे सम्मान देता था आज उसने भी पीट दिया। वो चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद घर वालों को उसकी कमी महसूस हुई और बाद में सभी लोग पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। एक अल्पवयस्क नौकर के मनोविज्ञान को भी प्रकट करती ये कहानी। दूसरी हेडिंग डालेंगे पात्र और चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी में सर्वाधिक प्रमुख पात्र है नायक बहादुर। यही नायक है जिस पर पूरा कथानक टिका हुआ, यानी पूरी स्टोरी टिकी हुई है। इस चरित्र के महत्व का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि चरित्र के आधार पर ही कहानी का शीर्षक रखा गया है। चरित्र मतलब कैरेक्टर, पात्र। उसके स्वभाव में कुछ ऐसी सरसता, भोलापन, करुणा, वेदना, दया जिसके कारण उसे नजरअंदाज करना असंभव है। अन्य पात्रों में निर्मला है, ठीक है, जो किशोर की मां है और लेखक की पत्नी है। ऐसा लिखेंगे, जो किशोर की मां है, किशोर की मां और लेखक की पत्नी है। ठीक है, चलिए। और वो भी शुरुआत में उसको रोटियां सेक के देती है। और लेखक है, बस 3-4 ही पात्र हैं और अधिक पात्र इसमें नहीं है। कथोपकथन या संवाद, यानी संवाद इसके कैसे हैं, तो संवाद कहानी के अत्यंत सरल हैं। ये सब में लिखेंगे यार, सब एक ही जैसा होता है। संक्षिप्त हैं, स्वाभाविक हैं, स्पष्ट हैं, रोचक हैं, सार्थक हैं तथा गतिशील हैं। ये पात्रों के अनुकूल तथा सटीक हैं। संवाद संक्षिप्त हैं तथा स्वाभाविक कथोपकथन पर आधारित हैं। देशकाल और वातावरण, कहानी में देशकाल वातावरण का भी ध्यान रखा गया है। कहानी में निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सजीव स्वाभाविक वातावरण का चित्रण किया गया है। नौकर पर रोब जमाना, उससे जी तोड़ काम कराना, उसे बात बात पर बार बार पीटना, गाली देना आदि घटनाओं ने पारिवारिक वातावरण को मार्मिक बना दिया है। तो बहादुर के साथ जैसा हुआ, आज भी तमाम बहादुर तमाम होटलों में, तमाम घरों में मार खाते हैं, काम करते हैं। वो अकेला बहादुर नहीं था। इस दुनिया में बहुत सारे बहादुर ऐसे हैं जो बहादुर नहीं हैं, जिनकी बहादुरी खत्म हो गई है उनके पेट के कारण। ऐसे बहादुरों को अगर आप देखते हैं तो आप उन पे करुणा दिखाइए, दया दिखाइए। आपके घर में अगर ऐसे नौकर हैं तो आप भी सलीके से रहिए, उनको सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, अगर वो ईमानदार और मेहनती। भाषा शैली, प्रस्तुत कहानी में अमरकांत ने सरल, स्वाभाविक, सामान्य बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा कथा के अनुरूप है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी लिए गए हैं, जैसे शरारत, ओहदा, किस्सा, इज्जत आदि उर्दू के शब्द हैं। लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग हुआ, जैसे माथा ठनकना, 9-2-11 होना, पंच बराबर होना। इसके अतिरिक्त इसमें वर्णात्मक, काव्यात्मक, अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? यह कहानी निम्न मध्यवर्गीय समाज के साइकोलॉजी को प्रस्तुत करती है, मनोविज्ञान को प्रस्तुत करती है और मनोविज्ञान के वास्तविक चित्र को प्रदर्शित करती है। इस कहानी के माध्यम से वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया गया है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। और शीर्षक अंत में बात कर लेते हैं कि बहादुर कहानी का शीर्षक आकर्षक, मुख्य, पात्र आधारित है। अमरकांत जी की कहानी के शीर्षक व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं। संपूर्ण कहानी की कथावस्तु, घटनाएं बहादुर के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इसलिए बहादुर कहानी का शीर्षक बहादुर अत्यंत सरल, संक्षिप्त और रोचक है। पाठक के मन में कौतूहलता उत्पन्न करता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अतः शीर्षक की दृष्टि से भी कहानी सफल एवं सार्थक है। कहानी की समीक्षा की हेडिंग्स आपको क्या क्या डालनी है, हमेशा याद रखिए, केवल इतनी हेडिंग्स याद कर लीजिए और इन हेडिंग्स के माध्यम से सारी कहानी, किसी भी कहानी की आए, किसी भी कहानी की समीक्षा करने के लिए आए, बस आपको इतनी ही हेडिंग्स डालनी है। जैसे पहली हेडिंग कथावस्तु या कथानक, पात्र एवं चरित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और शीर्षक। ये 7 हेडिंग हमेशा हर कहानी में आपको डालनी होती हैं, जिसकी भी समीक्षा करनी हो।
अब बहादुर का चरित्र चित्रण एक बार फिर से देखिए कि कथानक या कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और शीर्षक। अब बहादुर का चरित्र चित्रण की मैं केवल हेडिंग्स आपको बताऊंगा, चरित्र चित्रण आप कर लेंगे, याद करने रटने की जरूरत नहीं है। बहादुर एक ऐसा पात्र है, एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके मन में समा चुकी हो, आप जान गए हो कि यह बहादुर कहानी आखिर क्या बताती है। हमें इस कहानी को रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सारे लोग पढ़ सकते। देखिए कहानियों में ये जिले नहीं बटे होते, खंडकाव्य में जिले बटे होते हैं भाई। ज्योति कुमारी, प्रिया यादव, विनीत पांडे, चलो पढ़ते रहो। देखिए बहादुर कहानी के हम हेडिंग्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप चरित्र चित्रण केवल हेडिंग्स याद करके भी आप चरित्र चित्रण कर सकते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे छल कपट रहित। पहले तो थोड़ा सा परिचय यहां पे 2 लाइनों में देंगे कि बहादुर अमरकांत द्वारा रचित एक कहानी है जो एक भोले भाले लड़के बहादुर पर आधारित है। इसका चरित्र चित्रण, बहादुर इस कहानी का नायक है, इसका चरित्र चित्रण इस प्रकार है। लिखेंगे इतना। फिर नंबर 1 हेडिंग डालेंगे छल कपट रहित भोला लड़का। लिखेंगे कि बहादुर छल और कपट से रहित एक भोला भाला पहाड़ी नेपाली लड़का है जिसकी मां उसको पीटती थी और पिता का देहावसान हो चुका था और वो इस कारण से भाग आता है और लेखक के यहां नौकरी कर लेता है और वो वहां पर बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता है। वो किसी प्रकार की चोरी नहीं करता है, इस प्रकार देखा जा सकता है, और सबकी बात मानता है, सबकी सेवा करता है। उसके अंदर लेश मात्र भी छल नहीं है। साधारण सरल और भोला स्वभाव का लड़का है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी हेडिंग्स आप याद करें परिश्रमी। आप लिखेंगे बहादुर एक परिश्रमी, बेहद परिश्रमी बालक है, 12-13 वर्ष का बालक है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूरा ख्याल रखता है। किशोर की भी साइकिल साफ करता है, कपड़े धुलता है, जूते साफ करता है और निर्मला के भी गृह कार्य में हाथ बटाता है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग हंसमुख एवं मृदुभाषी। बहादुर बड़ा ही हंसमुख चेहरे वाला बालक है, मंद मंद मुस्कुराता रहता है और जिससे बोलता है बड़ी मीठी वाणी में बोलता है। 12-13 साल की अवस्था में बहुत ही मेहनती लड़का है, हंसमुख चेहरा है, उदार स्वभाव का है, हृदय में तमाम इच्छाएं ख्वाहिशें हैं और उसकी जेब में हमेशा कुछ खेलने की भी सामग्री रहा करती। तो इस प्रकार आप इसको लिख देंगे। हालांकि आप किताब में एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ईमानदार एवं सच्चा हृदय। बहादुर ईमानदार और सच्चे हृदय का बालक है। जब रिश्तेदारों द्वारा आरोप लगाया जाता कि 11 रुपए बहादुर ने चुरा लिए हैं तो बहादुर बार बार मना करता है और वहां पर बहादुर की ईमानदारी का पता तब चलता है जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है और लेखक भी यह बात जानता है। ये बात लेखक की पत्नी को भी, निर्मला को भी पता थी कि वे रिश्तेदार उस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार उसकी ईमानदारी का सबूत मिल जाता है। वो बालक बेहद सच्चे हृदय का है। वो अपना वेतन भी नहीं लेता है, अपनी मजदूरी भी लिए बिना वो घर से चला जाता है। सहनशील एवं स्वाभिमानी। किशोर के पीटने पर भी 1-2 बार थप्पड़ खाने पर भी वो काम करता रहता है, लेकिन जब उसके पिता को जब उसको सुअर का बच्चा कहा जाता है, नहीं उसको पिता को सुअर बोलता है किशोर, तब उसका स्वाभिमान जाग उठता है और इस प्रकार वो सहनशील नहीं रह जाता है, वो किशोर का काम करने से मना कर देता है। तो इस प्रकार उसकी सहनशीलता और स्वाभिमानता देखने को मिलती है। फिर छठी हेडिंग आप डालेंगे मातृ पितृ भक्ति। इसमें से आप 5-6 हेडिंग डाल सकते हैं, ज्यादा हैं ताकि आपको 5-6 तो वहां तक पर याद रहें जब एग्जाम में जाएं आप। मातृ पितृ भक्त बालक। बालक बहादुर माता पिता का सच्चा भक्त है क्योंकि पिता को गाली दिए जाने पर उसको बहुत बुरा लगता है। माता उसको पीटती है फिर भी वो ये सोचता रहता है कि मैं जब जाऊंगा तो यहां से ढेर सारा पैसा कमा करके अपनी माता के लिए ले जाऊंगा। 7वां है व्यवहार कुशल। बहादुर व्यवहार कुशल बालक है। वह अपने व्यवहार में अपने मृदु स्वभाव एवं मीठी वाणी से सभी का मन मोहता रहता है, यहां तक कि पड़ोसियों का भी। ठीक है। और उसका व्यवहार निर्मला के प्रति भी सहानुभूति का रहता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य की सहायता करता है। फिर स्नेही बालक। स्नेही बालक। बहादुर स्नेह करने वाला बालक है। वो
एक प्रकार से निर्मला को अपनी माँ की तरह और लेखक को अपने पिता की तरह ही, गृह स्वामी को अपने पिता की तरह ही मानता है, उनसे उतना ही स्नेह करता है, किशोर से अपने भाई जैसा ही स्नेह करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहादुर, हाँ ये देखिए पूरा यहां पर दे दिया गया है आपको, ठीक है, आप इससे पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ पे डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक आपको दे रहा हूं और दूसरी लिंक जो है उससे कहानी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरी इतनी हेडिंग्स आपको डाल लेनी है और इसके बाद ये देखिएगा पूरा का पूरा यहां पर नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, पूरा इससे पढ़ के आप समझ जाएंगे। बस फिलहाल आपको यहां पर हेडिंग ही समझनी थी जो मैंने आपको समझा दी। देखो बिना पढ़े मैंने हेडिंग समझा दी, तो कुछ अपने हिसाब से भी आपको सोचना है। जब एक बार इस कहानी को पढ़ लेंगे फिर आप अपने शब्दों में क्या करिएगा, अपने शब्दों में लिखने की एक रफ पेज पे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हेडिंग्स याद कीजिएगा, इसके बाद आप अपने मन से लिखिएगा ताकि पता चल जाए कि आपका कितना सही है, ठीक है। चलो अब आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। 49 क्रम संख्या पर होगी। देखिए ये प्रश्न बहुत आता है, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहादुर कहानी के सुप्रसिद्ध जो लेखक कौन है, वे अमरकांत हैं। अमरकांत जैसे प्रेमचंद यथार्थवादी कहानी लिखते थे, ऐसे ही अमरकांत भी कहानी लिखने वाले व्यक्ति हैं। यानी प्रेमचंद की परंपरा का निर्वहन करने वाले अमरकांत जी। जैसे प्रेमचंद यथार्थवादी चित्रण करते थे, यथार्थ चित्रण करते थे अपनी कहानियों में, ठीक उसी प्रकार अमरकांत भी यथार्थ चित्रण करते हैं। वाणी में सम्मोहक जादू है, वाणी में इनकी आम लोक बोलचाल की भाषा है और इस भाषा के माध्यम से अमरकांत हम सभी के दिलों में अपनी कहानियों को उतार देते हैं। इनकी कहानियों में क्या है कि मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग, ये दो बातें याद रखना। इनकी कहानियों, देखो थोड़ा सा डिटेल में लिखना, कहानी का उद्देश्य मात्र एक लाइन में आता है, लेकिन आपको 80 शब्दों में इसका वर्णन करना है, ठीक है। 80 शब्दों से कम होंगे तो 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो कहानी का उद्देश्य तो इसका आंसर तो मात्र एक लाइन का है, लेकिन आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्णन करना है आपको। तो इनकी कहानियों में, किसकी, अमरकांत की कहानियों में, एक तो मध्यम वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग, इन दोनों के मध्य में इन दोनों की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श और यथार्थवादी चित्रण मिलता है। हमेशा आप अमरकांत की कोई भी कहानी पढ़िए, हमेशा निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की लड़ाई के मध्य में कुछ ना कुछ चित्रण जरूर मिलता है, यथार्थ चित्रण मिलता है। यथार्थ मतलब वास्तविक चित्रण मिलता है, जैसा जो होता है। इनकी बहादुर कहानी इसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुसंगठित और संक्षिप्त तथा सुव्यवस्थित समस्या मूलक कहानी है। यह समस्या मूलक कहानी इसलिए है क्योंकि एक लड़के की समस्या को यहां पर दर्शाया गया और साथ में एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर रखने की समस्या को भी दर्शाया गया। ऐसा नहीं है, समस्या दोनों की है। यानी उनको मजबूरन झूठी शान शौकत, झूठी नैतिकता दिखाने के लिए, झूठी शान शौकत दिखाने के लिए उनको ये कार्य करना था। बहादुर नाम के लड़के को उन्होंने सस्ते पे एक नौकर रख लिया था। तो ये पहाड़ी लड़का था। इस कहानी में ये बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। कुकृत्य माने खराब काम। यानी इस कहानी में, बहादुर कहानी में दर्शाया गया कि भाई पूंजीपति यानी जो सबसे अमीर लोग होते हैं, उच्च क्वालिटी के, उच्च वर्ग, तो इस कहानी में यही बताया गया है कि जो पूंजीपति है केवल वही श्रम का शोषण नहीं करते, श्रम यानी श्रमिक का शोषण वही नहीं करते, श्रमिक का शोषण मध्यम वर्ग के लोग भी करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य देखिए, समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। समझिएगा, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? समाज में जो वर्ग संघर्ष को छिड़ा हुआ है, ठीक है, समाज में जो वर्ग संघर्ष की, हम निम्न वर्ग के हैं, ये मध्यम वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, यही इसी में संघर्ष कर रहे हैं, पूरा समाज संघर्ष कर रहा है। तो समाज में संघर्ष, जो वर्ग संघर्ष है, उस वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश दे दिया है लेखक ने।
शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। शोषितों के प्रति अगर जो व्यक्ति शोषित हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, अगर मानवता एवं प्रेम का व्यवहार उनके साथ किया जाता है तो जो ऊंच नीच की खाई होती है इसको पाटने का कार्य होता है। ऊंच नीच की खाई और ऊंच नीच के भेद के में जो हमारे दोनों दिलों में, यानी एक उच्च और निम्न वर्ग के दिलों में जो एक दरार पड़ी हुई है उसको भर देता है मानवता एवं प्रेम। अब बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा बालक है। प्रेम से उसे चार काम करवा लो, लेकिन घृणा से वो एक भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बहादुर क्या है? मानवीय स्नेह, मनुष्य के प्रेम एवं संवेदनाओं का भूखा है। संवेदना आप पूछेंगे क्या है? संवेदना मतलब भाव, है ना? अपना दर्द, उसका दर्द एक समझना। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने, प्रतिक्रिया मतलब बदले में, यानी मालिक ने उसको पीटा और उसने घर छोड़ दिया, तो मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। अगर हम किसी गरीब के साथ सहानुभूति करते हैं तभी वो गरीब हमें समझेगा और हम उस गरीब को समझेंगे। अगर हम गरीब को नहीं समझ रहे हैं तो गरीब तो बेचारा दबा रहता है कि हम धनी हैं, धनियों के पीछे क्या जाना, गरीब का हमेशा यही रहता है। तो लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति व्यवहार, सिंपैथी, सबके प्रति सहानुभूति का व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना इस कहानी का उद्देश्य है। अब हम पढ़ते हैं पंचलाइट कहानी, ठीक है? तो सबसे पहले हम पंचलाइट कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे, यानी जिसको आप कथावस्तु कहते हैं या सारांश कहते हैं। तो आपको सबसे पहले हम सारांश के साथ साथ इसकी समीक्षा बताएंगे। इसे क्या कहते हैं? ये है समीक्षा। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आपने पंचलाइट कहानी नहीं पढ़ी है तो हम चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पंचलाइट ज्ञान सिंधु जब डालेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? पंचलाइट की खरीदारी, सबसे पहली हेडिंग आपको, ये सारांश है, समझिए, कथावस्तु या फिर सारांश। तो ये सारांश है, समीक्षा नहीं है, ये सारांश है, ठीक है? सारांश क्या है कि पंचलाइट की खरीदारी। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां पर क्रम संख्या 47-48 पर आप देखेंगे तो ये मिल जाएगी पीडीएफ आपको। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पंचलाइट का सारांश इस प्रकार है। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा किए गए पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। बात समझ में आ गई हो तो शेयर कर दो। किस टोली के? महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से लगभग 1.25 साल से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से पेट्रोमैक्स खरीदा था रामनवमी के मेले के शुभ अवसर पर। पेट्रोमैक्स जिसे लोग पंचलाइट कहते थे, जिसे गांव की भाषा में अगर बात करें तो वो पंचलाइट थी। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे थे 10 रुपए। 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी गई थी। पंचलाइट को देखने के लिए मोहल्ले के सभी बालक, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब एकत्रित हो गए, सब इकट्ठे हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि जाके पूजा पाठ का इंतजाम करे। अब दूसरा पॉइंट यह है, फिर कहानी, अब ये पंचलाइट आ गई, पूजा पाठ प्रारंभ हो गया, लेकिन जलाने की समस्या, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, सारांश आपको समझा रहा हूं। महतो टोली के लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साह में थे, एक्साइटमेंट बहुत था, बट प्रॉब्लम यह थी कि जलाने की समस्या। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली तो पकड़ गई, चूहे हम सब लोग हैं, तो बिल्ली गले में घंटी बांधेंगे तो हमको बिल्ली खा जाएगी। समस्या यही थी। महतो टोली के लोग पंचलाइट के आने से खुशी तो बहुत थी उनमें, लेकिन
बड़ी समस्या ये आ गई कि पंचलाइट को जलाए कौन? भाई कौन जलाए? कोई भी उस टोली में पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। लेकिन किसी के घर में अभी तक कोई ढिबरी भी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि लोग बड़ा प्रसन्न थे कि अब पंचलाइट आया है, उसी उजाले में हम खाना खाएंगे। पहली बार गांव में बत्ती आई थी, बिजली आई थी, तो बिजली को लोग बत्ती बोलते थे। बत्ती आ गई, बत्ती चली गई। और वो लोग जो इस जमाने में इन्वर्टर में बैठे रहते हैं, वो लोग बिजली जाने का और आने का सुख क्या होता है वो नहीं समझ सकते। उस समय में बिजली की तरह ही पंचलाइट थी। पंचलाइट में प्रकाश बहुत ज्यादा होता था। प्रकाश में यानी एक लगभग 100-200 आदमी एक जगह बैठ के खाना भी खा सकते थे। तो लोगों ने क्या कहा कि किसी के घर में अभी तक कोई उजाला नहीं जला। डिबरी मतलब एक डिबिया होती थी बनाई हुई, दीपक जिसको बोलते थे। कोई कांच की बोतल की बना लेता था, कोई मिट्टी की, तो उसको डिबरी बोलते थे। तो अभी तक डिबरी भी किसी ने नहीं जलाई थी कि भैया आप पंचलाइट आया है, इसी उजाले में खाएंगे, कि पंचलाइट की रोशनी को ही फैला देखना चाहते थे सभी लोग। अब पंचलाइट के न जलने पर सभी के चेहरे उतर गए, सभी मजाक उड़ाने लगे। धैर्यपूर्वक सभी ने मजाक सहन किया मजाक, सब उड़ाने लगे। परंतु उन सबका प्रण था कि पंचलाइट भले ही बिना जले ही पड़ा रहे, लेकिन दूसरी टोली की मदद नहीं ली जाएगी। अच्छा ठीक है। फिर आगे बात चलती है और जलाने हेतु सजा भुगत रहे गोधन की खोज। अगला पड़ाव आता है कहानी में। मुनरी जो कि गुलरी काकी की बिटिया थी। कौन थी मुनरी? मुनरी क्या थी? मुनरी थी गुलरी काकी की बिटिया। ठीक है, पॉइंट याद रखो। मुनरी थी, यहां पर एक पॉइंट आता है मुनरी, और एक पात्र है मुनरी, एक है गुलरी। गुलरी क्या थी? काकी थी। अब मुनरी काकी की बिटिया थी। ठीक, तो ये गोधन से मोहब्बत करती थी, लब करती थी, यानी कि प्रेम करती थी। और उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद था। मुनरी ने गोधन का हुक्का पानी बंद हो गया था, तो मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में कहा, कनेली कनेली चिगो चिध चीन। अब वो गोधन नहीं कह सकती थी ना, तो ची अगर हम काट देते हैं तो गोधन। अब ये पासवर्ड था। चिगो चिद चिन ये क्या था? पासवर्ड। ची काटो ची काटो तो गो और धाव ना गोधन बचता है। कनेली कनेली चिगो चिद चिन, कनेली समझ गई, उसको पासवर्ड पता था, पासवर्ड पास हो गया। उसने सरदार तक सूचना पहुंचाई। सभी पंचों ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए और पंचलाइट जलवाया जाए। बहुत अच्छा विचार। अब क्या था? गोधन के द्वारा पंचलाइट जलाना। सरदार ने छड़ीदार को भेजा था, पर गोधन नहीं माना। गुलरी काकी गई तो गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगी। ठीक है, केरोसिन आयल वही, इसके बाद केरोसिन नहीं मिलता तो स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट तो जानते हैं आप, जो अभी जब आप कहीं चोट लग जाती है या इंजेक्शन लगाते वक्त डॉक्टर लोग आपको पहले वो रुई से लगाते हैं, वो स्पिरिट होती है। स्पिरिट ना मिलने पर गर्री के तेल, गरी जानते हो, गरी नारियल के तेल से जला दी गोधन ने। पंचलाइट के जलते ही सब खुशी से उछल पड़े, महावीर स्वामी की जय। एक स्वर में गूंजा और कीर्तन शुरू हो गया। ठीक है, ये सारांश। इसके बाद फिर आता है अंत में गोधन को माफ करना। पंचों ने देखा कि गोधन बड़ी होशियारी के साथ पंचलाइट को जला दिया, इसलिए गोधन के प्रति सबके दिल साफ हो गए कि अब वो गंदा नहीं है, अब वो सलीमा वाला गाना नहीं गाता है। कौन कौन? सलम सलम वाला। यानी कहने का मतलब यही है कि 100 अवगुण गुणमा छिपे, कुलमा छिपे 50, और सब अवगुण उनके छिपे जिनके लक्ष्मी पास। लक्ष्मी माने धन। तो 100 अवगुण गुणमा छिपे, यानी एक गुण होता है तो 100 अवगुण तुम्हारे
माफ कर दिए जाते। यही गोधन के साथ हुआ। वो सलीमा वाला गाना गाता था, सलम सलम वाला, हम तुमको दिल दे चुके सलम है, हैं वही वाला, हम तुमसे दिल लगा बैठे ही तन के गाना गावत रहा हैं। तो गोधन का हुआ, गोधनवा के ये सब कुछ माफ कर दिया गया, ये सब माफ कर दिया गया गोधन के कि भैया गोधन तुम खूब गाओ गाना है, और डिनर पे भी बुला लिया। तो ये अवगुण थे, ठीक है। सुभाष, अनिल, आर्यन, पुष्पेंद्र सब समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, पढ़ते रहो भैया अनिल यादव। तो गोधन की देखिए फिर क्या हुआ, गोधन के प्रति सबके दिल साफ हो गए क्योंकि उसने सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने गोधन की तरफ हसरत भरी यानी चाहत भरी निगाहों से देखा। आय हाय हाय। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ बेटा, खूब गाओ सलीमा वाला सलम सलम का गाना हैं। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम दिलनाज सलम रोते हैं, ये गाना गाता था गोधनवा। तो कहते हैं कि बेटा तुमने जात की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा वाला सलम सलम वाला गाना। अब गुलरी काकी ने रात के डिनर पे यानी डिनर पे बुला लिया, रात के खाने पर गोधन को बुलाया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा, नजर मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गईं। तेरी पलक झुके तो शाम ढले, उठे नजर तो सुबह चले। उनके दिल में कुछ ऐसा हुआ, समझ लीजिए काम हो गया, विवाह पक्का हो गया, मोहब्बत पूरी हुई, ये कहानी भी पूरी हुई। चलाइट कहानी की समीक्षा, ठीक है। अब समीक्षा हम सुनाते हैं आपको, दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अब समीक्षा सुन लीजिए भैया जी। हाँ कहा सुने भैया जी, ए भैया जी शेयर कर दो यार। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसकी समीक्षा इस प्रकार है, जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसा लिखेंगे तभी पूरे नंबर पाएंगे, अन्यथा आपकी मर्जी, ठीक है। सलीम रजा, गोलू नन्हे यादव, एसएल रोमित यादव, पुष्पेंद्र प्रताप, अभिनंदन जी, हाँ, और डार्क नाइट जी हैं। चलो भाई बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग समीक्षा जब भी की जाती है कहानी की, तो पहली हेडिंग कथा वस्तु। वो 80 शब्दों के चक्कर में मत पड़ो, 80 शब्दों के चक्कर में कहानी पूरी नहीं होगी। अब आप लिखेंगे पूरा है नहीं 80 शब्दों के चक्कर में, वो 5 नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो 80 शब्द आपको नहीं गिनने हैं, आपको तो प्रश्न का उत्तर पूरा करना है, ये ध्यान रखिएगा। कथा वस्तु पंचलाइट यानी पंचलाइट कहानी के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति का वास्तविक झांकी प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में किस प्रकार आवश्यकता बड़े बड़े अवगुण या निषेध अथवा रूढ़िगत संस्कार को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीद तो लाते हैं लेकिन जलाना नहीं जानते। इस टोली के लिए ये अपमान की बात है। समस्या के समाधान के लिए मुनरी अपने प्रेमी गोधन, जिसका हुक्का पानी बंद है, जो बिरादरी से बाहर है, वो क्यों बाहर है? क्योंकि वो मुनरी को देख करके सलीमा यानी जो मूवीज़ के पिक्चर के फिल्मों के गाने थे, उस समय में क्या हुआ करता था कि फिल्मों के गाने निषेध थे। फिल्मों के गाने आप गाते तो आपको लोग गुंडा कहते, है ना। हम भी गाने लगते तो पिताजी हमको गुंडा बोलते, अरे यार ये गुंडवा वाले क्यों गाना गा रहे हो। तो पहले फिल्मों के गाने गा देना एक बहुत बड़ा अपराध था, और आजकल भजन गा देना शायद आप लोगों को अपराध लग रहा हो। तो परिवर्तन बहुत बड़ा हो चुका है, आप लोग कहीं से कहीं पहुंचे जा रहे हैं। आपकी पीढ़ी में और हमारे से पहली पीढ़ी में एक जमीन और आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तब फिल्मों का गाना भी गाना अपराध था। आप सोचिए, रात रात भर लोग बैठकर हम लोगों से आला सुनते थे। परमाल रासो जगनिक का लिखा हुआ आला, हम लोग माड़ोगढ़ की लड़ाई और तोता मैना की कहानियां, ये सब किताबें आती थी, है ना। रानी सारंधा की कहानी, ये सब घन्नई वगैरह तमाम स्टोरीज चलती थी, परीक्षित लीला वगैरह, लोग सुनते थे। आज के डेट में क्या हुआ, ये सब चीजें बकवास लगने लगी हैं, आध्यात्म बकवास लगने लगा है लोगों को। तो बड़ा अंतर है। आज भजन कह दो तो आपको एक भी नहीं पता होगा, लेकिन फिल्मी गाने 50 पता होंगे।
ठीक है, तो ये बड़ा अंतर है। और पहले के लोगों में क्या था, आपको 100 भजन तो सुना देते लेकिन फिल्म का एक भी गाना नहीं सुनाते। पहले की फिल्में आप देखें, एक डाल पकड़ के पूरा गाना खत्म, नहीं हीरो हीरोइन के नजदीक भी नहीं जाता था। आज क्या है, सबसे पहले चुम्बन चाटी होने लगेगा। तो बड़ा अंतर आ गया, फिल्मों में भी अश्लीलता आ गई है ना कहीं जीवन में। और बहुत सारा सोशल मीडिया के अंतर्गत हम लोगों के जीवन में बड़ा अश्लीलता लोग फैला रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये समय तो परिवर्तित होता रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो हुक्का पानी बंद है इस गोधन का, जिसका हुक्का पानी बंद है, लेकिन उसके बारे में बताती है कि गोधन आता है, गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, तो गोधन आता है और पंचलाइट जला देता है। तो गांव के लोगों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है कि सरदार गोधन के सातों खून माफ कर देता है, सारे प्रतिबंध उस पर हटा लिए जाते हैं। मैंने कहा ना 100 अवगुण गुणमा छिपे कुलमा छिपे 50। अगर आपका परिवार अच्छा है तो 50 अवगुण माफ कर दिए जाएंगे। अगर आप एक गुण है आपके पास तो 100 अवगुण आपके नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है यार, एक गुण है, और सारे अवगुण उनके समाप्त हो जाते हैं जिनके पास धन अथवा धनवान लोग हैं ना। मुंदी की माँ गुलरी की काकी रात के भोजन पर भी उसको इनवाइट कर लेती, यानी पूरा का मामला सेट हो जाता है। गोधन मुंडी का प्रेम फिर से हरा भरा हो जाता है, यानी कि विवाह होने की तैयारी। अगली हेडिंग आप दूसरी डालेंगे, पात्र तथा चरित्र चित्रण। अच्छा, इस हेडिंग में क्या होता है, यानी इस हेडिंग में आपको यह लिखना होता है कि इस कहानी में, वो चाहे पंचलाइट हो चाहे कर्मनाशा की हार हो, कि इस कहानी में आखिर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किन किन लोगों का रोल हुआ है इस कहानी में। ठीक है, यानी किन किन लोगों का रोल है इस कहानी में, यह चीज इस कहानी में बताई जाती है कि किसका किसका रोल है ना। फिर देखिएगा, पात्र तथा चरित्र चित्रण, ये इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो कहानी के केंद्र में अंचल या क्षेत्र, ठीक है, अंचल या क्षेत्र विशेष है। कोई भी पात्र कहानी के केंद्र में नहीं है, यानी जिस मेन कहानी किसकी है ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र गोधन है, इसी को आप हीरो यानी नायक कह सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में सरदार, दीवान, मुनरी की माँ, गुलरी काकी, छड़ीदार, फुटंगी झां आदि एवं तमाम कई वर्ग के पात्र हैं, जबकि एक वर्ग के पात्र हैं, है ना, एक वर्ग के, जबकि गोधन एवं मुनरी दूसरे वर्ग के। ठीक है, लेकिन लेखक ने ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता प्राप्त हुई। मैंने कहा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के पहली लिंक से 47 व 48 क्रम संख्या पर आपको मिल जाएगी, दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पूरी की पूरी। अब देखिए, कथोपकथन या संवाद, कथोपकथन या संवाद मतलब इनको बोलते हैं डायलॉग्स, यानी डायलॉग्स वो कि लोगों ने किसके मुख से क्या आया है। पंचलाइट के संवाद सरल हैं, रोचक हैं, स्वाभाविक एवं पात्रानुकूल हैं। पात्रानुकूल हैं यानी पात्रों के हिसाब से हैं। संवादों के माध्यम से ग्रामीण अंचल की रूढ़िवादिता, अज्ञानता पर प्रकाश डाला गया है। जैसे मुंडी ने कनेली के कान में बात डाल दी, कनेली कनेली चिगो चिद चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। अतः संवाद पात्रानुकूल एवं स्वाभाविक हैं। लेखक सफल रहा है पात्रों के चयन में। देश काल और वातावरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ये सारी हैं, सारी की सारी हेडिंग डाल लो। ये सभी कहानियों में हेडिंग एक ही रहती हैं। ठीक है, इन हेडिंग के अंतर्गत चीजें बदलती रहती हैं कहानी के अनुसार, लेकिन ये हेडिंग्स नहीं बदलती हैं। किसी भी कहानी की समीक्षा करते वक्त यही 6 हेडिंग्स डालनी होती हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है। बिहार के ग्रामीण अंचल का चित्र प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीणों के आचार विचार एवं अंधविश्वासों का भी चित्रण हुआ है। भाषा शैली, इस कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचल में बोली जाने वाली जनभाषा है। जैसे एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कहते हैं कान पकड़ के पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। बड़ी गजब की बेइज्जती है यार। ये भाषा है, ये भाषा की मजबूती है जो फणीश्वर नाथ रेणु के कहानियों में अक्सर हमको देखने को मिलती है। उद्देश्य इस कहानी का क्या है? रेणु जी ने इस कहानी में ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। आवश्यकता बड़े बड़े रूढ़िगत संस्कारों को भी
अनावश्यक बना देती है, निरर्थक बना देती है। जैसे गोधन के एक गुण के कारण सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। शीर्षक कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंचलाइट एक सफल कहानी सिद्ध होती है। सारी घटनाएं पंचलाइट के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, अतः शीर्षक का नामकरण जो है सार्थक सिद्ध होता है। पंचलाइट ही इस कहानी का मेन केंद्र बिंदु है। अब देखिएगा गोधन का चरिचित्रण। ठीक है, देखो गोधन का चरिचित्रण लिखते समय आप हेडिंग्स याद कर लो, इन हेडिंग्स के आधार पे सब सेट कर दोगे। सोमिल पाल, प्रदीप, अनूप शर्मा, प्रिया यादव। ठीक है, देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं, समझिए। युवक की स्वाभाविक युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति, यहां पर वाह कट गया। ठीक है, स्वाभाविक प्रवृत्ति यहां लिख लीजिएगा आप। युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति, ये हेडिंग समझिए, इस हेडिंग्स को ध्यान दीजिए। पहला, गोधन पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र है, इसे कहानी का नायक कहा जाना भी उचित है। इसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति, पहली हेडिंग। युवा वर्ग की अपनी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्तियां मतलब आदतें। गोधन भी उसी तरह एक लापरवाह एवं मनचला आदमी है, मनचला युवक है। वो सलीमा का सलम सलम वाला गाना गाता है और मुनरी से प्रेम करता है। वो अल्हड़ ग्रामीण युवा है। अल्हड़ मतलब नादान। गुणवान व्यक्तित्व, अब एक और दूसरी हेडिंग डालेंगे आप, गुणवान व्यक्तित्व। अशिक्षित है परंतु गोधन में गुणों का अभाव नहीं है, यानी वो गुणवान है। वो पूरे महतो टोली में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। वो अत्यंत चतुर व्यक्ति है। वो स्पिरिट की जगह नारियल का तेल प्रयोग कर पंचलाइट को जला देता है। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे स्वाभिमानी व्यक्ति। ठीक है, तीसरी हेडिंग स्वाभिमानी व्यक्ति। गोधन स्वाभिमानी प्रवृत्ति यानी आदत का युवा है। हुक्का पानी बंद था, इसीलिए छड़ीदार के बुलाने पर वो मना कर देता है। जिस गुलरी ने उसे सजा सुनवाई थी उसी के मनाने पर वो आया, क्योंकि उसका भी अपना स्वाभिमान है ना। फिर चौथी हेडिंग डालिएगा समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील। गोधन समाज की प्रतिष्ठा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। वो अपने अपमान को भुलाकर अपनी महतो टोली की इज्जत के लिए पंचलाइट को जलाने जाता है। फिर पांचवी हेडिंग डालिएगा निर्भीक स्वभाव वाला। गोधन स्वभाव से निर्भीक है, यानी कि निडर है। वो बिना डरे मुनरी के प्रति प्रेम को व्यक्त करता है। ग्रामीण परिवेश में पलने के बावजूद भी वो आधुनिकता की ओर बढ़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं गोधन बुद्धिमान, निर्भीक, मंचला एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व का धनी युवा है। आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन? पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं पंचलाइट कहानी के लेखक। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार, हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। देखिए, आपको बढ़ा चढ़ा के तो लिखना ही है, वरना 80 शब्दों में आप लिख नहीं पाएंगे। फिर 80 शब्द कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? इसलिए आपको थोड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उद्देश्य मान लो एक ही लाइन का होता है, उद्देश्य तो एक लाइन में लिख जाता है, लेकिन आपको तो यहाँ पर 80 शब्द लिखने हैं। तो जितना मैं बता रहा हूँ A to Z चीजें उतनी आप रट लेना, ठीक है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, तो पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। पंचलाइट कहानी भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पे लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं, उसे मनचाहा आचरण करने की छूट मिल जाती है। यानी इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े
रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है? इस कहानी का मेन उद्देश्य है कि आवश्यकता बड़े बड़े रूढ़िगत संस्कारों और परंपराओं को बेकार साबित कर देती है। कितनी बड़ी परंपराएं हों, अगर आवश्यकताएं हैं तो वो परंपराएं तोड़ दी जाती हैं। इस पंचलाइट कहानी से यही बताया गया कि किस प्रकार गोधन बिरादरी से बाहर था, गोधन का हुक्का पानी बंद था, लेकिन जब कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता है तो मजबूरी में गोधन को लाना पड़ता है, और वो होती है आवश्यकता। और इसी आवश्यकता के माध्यम से क्या होता है, गोधन के एक गुण ने बड़े से बड़ा जो रूढ़िगत संस्कार, जो परंपरा चली आ रही थी कि अगर कोई बच्चा बदसलूकी से पेश आता है, असभ्य बातें करता है, तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाए, वो परंपरा यहीं पर टूट जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार को, परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। यही इस कहानी का उद्देश्य है और यही इस कहानी का भाव भी है। थोड़ा और लिखेंगे, इस प्रकार पंचलाइट जलाने की परंपरा और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं, बंट जाते हैं, आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव और सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो इस कहानी का एक और उद्देश्य है ग्राम सुधार। अप्रत्यक्ष रूप से एक और उद्देश्य क्या है? ग्राम सुधार। तो आपको केवल रटना कितना है? केवल ये रटो। ठीक है, केवल उद्देश्य ये रटना है, 2-3 लाइनें। बाकी तो आपको बढ़ा चढ़ा के जैसे मैंने बताया है वैसे आपको लिख देना है। बस इन 3 लाइनों को आप रट लीजिए कि पंचलाइट कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट होता है, आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर इस कहानी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्पष्ट किया गया। यानी इस कहानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम सुधार तथा आवश्यकता बड़े बड़े रूढ़िगत संस्कारों को समाप्त कर देती है, समाज को ये बताना है। ठीक है, तो हो गया आपका पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बोर्ड में आपके 5 अंक कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल यहां पर जैसा लिखा ऐसा लिख देंगे तो 5 के 5 में से 5 आपको मिल जाएंगे, एक भी अंक नहीं कटेगा। सेम यही तरीका है लिखने का, तो इस तरीके को जान लीजिए। पूरा वीडियो आराम से देखिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहीं पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। एक बार शेयर कीजिए। ध्रुव यात्रा कहानी की सबसे पहले हम समीक्षा देखेंगे, इसके बाद हम इसकी पात्र का चरित्रण देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। थोड़ा सा पहले 2-3 लाइनों में आप परिचय दे देंगे। हालांकि ये 80 शब्दों में आती है। 80 शब्दों का मतलब है कि बहुत कम होगा, फिर एग्जामिनर उससे संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड ने तो कहा कि आप 80 शब्दों में लिखिए, लेकिन एग्जामिनर केवल 80 शब्दों से संतुष्ट नहीं होता है, उसको कुछ और भी चाहिए। यानी अपनी बात आप पूरी करेंगे तो कम से कम 100-125 शब्द तो आपको लगेंगे। मतलब लगभग 2 पेज तो आप लिख डालेंगे, तभी तो आपकी बात पूरी होगी, तभी तो इसका उत्तर पूरा होगा। वरना समीक्षा 80 शब्दों में कोई समीक्षा आप कर ही नहीं पाएंगे, सारांश लिख जाएगा 80 शब्दों में। तो जब भी समीक्षा की बात आती है तो आप जरूर लिखिए। देखिए यहां से आपका सारांश भी पूरा हो जा रहा है और यहां पर समीक्षा भी हो रही है। समीक्षा या सारांश, अगर सारांश कहे तो आप हेडिंग ये नहीं डालेंगे, ऐसे लिख देंगे। समीक्षा कहे तो आपको जैसे मैं हेडिंग बाय हेडिंग बता रहा हूं ऐसे लिखिएगा। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। सबसे पहले ये आपको जरूर लिखना है। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन हैं? थोड़ा सा परिचय 3 लाइनों में देंगे कि जैनेन्द्र कुमार हैं। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। ठीक है, फिर क्या आप लिखना चालू कर देंगे? कैसे? कथा वस्तु या कथानक, एक हेडिंग डालिएगा। कहानी का आरंभ
राजा रिपुदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से प्रारंभ होता है। यानी इस स्टोरी का प्रारंभ कहां से होता है? कथा वस्तु का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, कि क्या स्टोरी है इसमें, यह कथा वस्तु का मतलब होता है। तो भैया स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि राजा जो रिपुदमन है उनकी ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से इस कहानी का प्रारंभ होता है। पॉइंट याद करते रहिए, साथ में मेरे दोहराते रहिए, ठीक है। कहां से होता है? राजा रिपुदमन जब ध्रुव यात्रा से वापस लौटते हैं तब इस कहानी की स्टार्टिंग होती है। कहानी का विकास राजा रिपुदमन और आचार्य मारुति, देखिए दो पात्र आपको मिले, रिपुदमन और मारुति के वार्तालाप से कहानी का प्रारंभ होता है। तत्पश्चात रिपुदमन और उसकी अविवाहिता प्रेमिका उर्मिला, अब देखिए प्रेमिका कौन है? उर्मिला, एक नायिका आपको मिली, एक पात्रा भी मिली उर्मिला। अविवाहिता प्रेमिका उर्मिला के वार्तालाप और उर्मिला तथा आचार्य मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है इस कहानी का प्रारंभ, ठीक है, विकास होता है। कहानी के मध्य में ही पता चल जाता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्री है, आचार्य मारुति की पुत्री उर्मिला है, ऐसा राजा रिपुदमन नहीं जानते थे, लेकिन इस कहानी के मध्य में ही पता चल जाता है। कहानी का अंत राजा रिपुदमन की आत्महत्या के साथ होता है, ठीक है। राजा रिपुदमन लास्ट में आत्महत्या कर लेते हैं प्रेमिका की वजह से, उसकी बात उनके लग जाती है हृदय पर और वो लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं, गोली मारकर अपने कनपट्टी पे मारते हैं, ठीक है। कहानी में देखिए, अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ी हुई है, हम सुनाए हैं कायदे से। कहानी में सुसंस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा, उत्कृष्ट प्रेम माने सर्वश्रेष्ठ प्रेम। तो वाकई में प्रेम बहुत करती थी वो, लेकिन वो कहती थी आपकी ध्रुव यात्रा से ही हमें प्रेम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन प्रेम बहुत था। उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। प्रेम को नारी से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। कथा वस्तु की दृष्टि से कहानी सफल है, ठीक है। फिर आप हेडिंग डालेंगे अगली, पात्र एवं चरित्र चित्रण। ध्रुव यात्रा कहानी में अधिक पात्र नहीं है, 3 पात्रों के माध्यम से संपूर्ण कहानी घटित हुई है। राजा रिपुदमन बहादुर, जिन्हें आप कथा का नायक कह सकते हैं, उर्मिला नायिका है। आचार्य मारुति जो कि एक चिकित्सक हैं, साथ ही उर्मिला के पिता भी हैं। अतः कहानी में कम पात्र होने से कहानी सफल रही है, कहानी जबरदस्त है, मात्र 3 पात्र हैं। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण में आप केवल पात्रों का क्या करेंगे? पात्रों का जो है वर्णन कर देंगे, पात्रों का परिचय दे देंगे। बहादुर का भी बताएंगे, ये पहला है, ठीक है। भक्ति जी, जूली गुप्ता, देखो शेयर करो। जो लोग कहते हैं, देखो जो लोग कुछ ये हैं कि इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण, ध्रुव यात्रा कहानी में 3 ही पात्र हैं, आप समझ गए कौन? उर्मिला, आचार्य कौन? आचार्य मारुति और राजा रिपुदमन, ठीक है। कथोपकथन या संवाद, जिनको आप डायलॉग बोलते हैं, ये तीसरी हेडिंग डालेंगे आप। कहानी के संवाद सरल एवं पात्रानुकूल हैं। संवाद अधिक लंबे ना होने के कारण पाठक के मन को मोहते हैं, ठीक है। जैसे यथा, एक उदाहरण आपको देना होगा। हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। इस प्रकार कथोकथन एवं संवाद की दृष्टि से कहानी अधिक सफल है। देशकाल एवं वातावरण, अगली हेडिंग डालेंगे। कहानी में देशकाल एवं वातावरण के सजीव एवं सफल चित्रण से कथानक में सजीवता एवं विश्वसनीयता का संचार हुआ है। देखिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, जैसा आप जानते हैं, पहली लिंक पे आप क्लिक करेंगे, हैंड रिटन नोट्स जहां पे लिखा है 47, क्रम संख्या 47 पे आप जाएंगे तो ये आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, और लिख लेना अपनी नोटबुक में। कहानी में देशकाल एवं वातावरण के सजीव एवं सफल चित्रण से कहानी में सजीवता एवं विश्वसनीयता का संचार हुआ है। कहानीकार ने आधुनिक भारत के देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी सफल सिद्ध होती है, ठीक है। हाँ, कहानीकार ने आधुनिक भारत के राजा के प्रेम का चित्रण किया है, ठीक है। आधुनिक भारत के राजा जो थे, अब इस देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से भी कहानी सफल रही है, लास्ट में जरूर लिखेंगे। भाषा शैली, भाषा सरल एवं पात्रानुकूल है, हमेशा हर कहानी में लिखेंगे यही। साहित्यिक खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। शैली सुबोध एवं पाठक के प्रति हृदयंगम है, यानी पाठक के हृदय में समा जाने वाली है। कथा शैली के भी दर्शन होते हैं, यानी कथा शैली में कहानी है। उद्देश्य क्या है? अब देखिएगा, इस कहानी का उद्देश्य
अगर आपसे पूछे इस कहानी का क्या उद्देश्य है तो आपको 80 शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, जितने लिखे हैं इतने ही लिख देना, 5 नंबर मिल जाएंगे। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह में स्वार्थता है। प्रेम की भावना लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है, परंतु विवाह लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कहानी का मुख्य उद्देश्य प्रेम को ही सर्वोच्च और सर्वस्व ठहराना है। अब शीर्षक देखिएगा, कहानी का शीर्षक ध्रुव यात्रा आकर्षक एवं जिज्ञासापूर्ण है। संपूर्ण कहानी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी हुई है, अतः शीर्षक के नामकरण में लेखक सर्वाधिक सफल रहा है, ये लिख देंगे। फिर आपको अगला एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उर्मिला का चरित्र चित्रण। जैनेन्द्र जी द्वारा रचित ध्रुव यात्रा कहानी की प्रमुख पात्रा उर्मिला का चरित्र चित्रण निम्न बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 हेडिंग डालेंगे सच्ची प्रेमिका। उर्मिला युवावस्था में राजा रिपुदमन के प्रेम पाश में फंस जाती है। राजा रिपुदमन सामाजिक कारणों से विवाह नहीं कर पाते हैं। जब वो मां बनने वाली होती है तो वो विवाह से इनकार कर देती है। वो कहती है कि प्रेम और विवाह में अंतर होता है। प्रेम पवित्रता युक्त एवं विवाह स्वार्थता से युक्त होता है। समझ गए? तो सच्ची प्रेमिका है सुसंस्कारित युवती। ठीक है, कैसी है? सुसंस्कारित युवती। जो नायिका उर्मिला है एक संस्कारवान एवं सभ्य युवती है। बचपन में अपनी मां से उच्च संस्कार प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वो राजा रिपुदमन को उसके लक्ष्य के लिए प्रेरित करती है। वो अपने प्रेम के लिए उसकी यात्रा में बाधा नहीं पहुंचाती है। दार्शनिक विचारों वाली, अगली हेडिंग डालेंगे दार्शनिक विचारों वाली। उर्मिला शिक्षित एवं स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचारों वाली युवती है। उसके विचारों में दार्शनिकता मौजूद है। वो अपने विचारों को उच्च स्तर पर प्रकट करती है। फिर है स्वतंत्र विचारों वाली। उर्मिला स्वतंत्र विचारों वाली युवती है। वो विवाह के लिए मना कर देती है। इससे स्पष्ट है कि उर्मिला के विचारों में उत्कृष्टता एवं स्वतंत्रता है। ज्ञानवान एवं पिता स्नेही। जो उर्मिला है बहुत ही विदुषी है। विदुषी माने ज्ञानवान है, स्त्री है। उसके बोलने मात्र से ही उसके विचारों में स्पष्टता एवं संस्कार ज्ञान की झलक का आभास एवं प्रतीति हो जाती है। वो अपने पिता को नहीं जानती, फिर भी अपार स्नेह करती है, बड़ा प्रेम करती है। मातृभाव एवं पुत्र वत्सल। उर्मिला एक अविवाहित माँ है। उर्मिला क्या है? एक अविवाहित माँ है, फिर भी उसके हृदय में पुत्र के प्रति अगाध प्रेम के दर्शन होते हैं। इस प्रकार उर्मिला विदुषी, उच्च प्रेमिका एवं दार्शनिक प्रवृत्ति वाली युवती के रूप में प्रकट है। तो आपको यहां पर उद्देश्य, सारांश और उर्मिला का चरित्र चित्रण, कहानी की समीक्षा, ये 4-5 चीजें हमने करवा दी हैं। तो एक बार शेयर जरूर कर देना। श्याम सुंदर यादव, गोलू नन्हे यादव, यदुवंशी लौकुश यादव, ज्योति मोहन यादव, कंट्रोल रूम प्रिया यादव, अफजल खान जी। बिल्कुल ज्ञानवान नहीं कहेंगे, विदुषी कहिएगा। स्त्री को विदुषी कहा जाता है। जो ज्ञानवान स्त्री होती है हमेशा उसको विदुषी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। 47 क्रम संख्या 47 पे आप जाइएगा तो ये PDF आपको लगी हुई मिल जाएगी। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ध्रुव यात्रा सामाजिक, ये समझिएगा, सामाजिक, मनोविश्लेषणात्मक और यथार्थवादी कहानी है। मनोविश्लेषणात्मक मतलब होता है साइकोलॉजिकल चीजों को उतारना, यानी मन का विश्लेषण करना, यानी मन में क्या चल रहा है। तो एक प्रकार से मानव का साइकोलॉजी समझना, मनोविज्ञान समझना। और यथार्थवाद का मतलब होता है सच, एकदम जैसा देखा जाए वैसा कहा जाए। सामाजिक माने समाज से संबंधित। तो ध्रुव यात्रा सामाजिक, मनोविश्लेषणात्मक, यथार्थवादी कहानी है। सार्थकता, सरलता इस कहानी की विशेषता है। कहानी अपने अंदर संपूर्ण भाव को समेटे हुए है। प्रारंभ से अंत तक कहानी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी हुई है। इस कहानी का नायक राजा रिपुदमन है और नायिका उर्मिला है। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य इस प्रकार है। कैसे लिखेंगे आप? प्रस्तुत ध्रुव यात्रा कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है।
क्या है? प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, हाँ स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री का मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को किसी को नहीं जानता। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। अब आप कहेंगे कि सर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या है, तो मात्र इसका उत्तर है नीचे की 2 लाइनें। इस कहानी का उद्देश्य प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना है। ठीक है, 1 लाइन का नहीं, आधी लाइन का उत्तर है, लेकिन हमें 80 शब्दों की पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यानी फिर से एक बार समझिए, जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी में बताया कि प्रेम एक बंधन है, प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। विवाह के बंधन में बंध करके व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक सकता है, लेकिन प्रेम उसके लक्ष्य तक, एक व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य यानी गंतव्य मंजिल तक पहुंचाने का कार्य प्रेम कर सकता है। इसीलिए उर्मिला एक बार कहती है कि हाँ स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। उर्मिला कहती स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री की मत सुनना और मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे, और प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को किसी कुछ को नहीं जानता, किसी करुणा को नहीं जानता, किसी दया को नहीं जानता, किसी दवा को नहीं जानता, किसी भक्ति को नहीं जानता, किसी बंधन को नहीं मानता, प्रेम केवल लक्ष्य को मानता है। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे और प्रेम की सुनकर के ही काम करना है। तो स्त्री रो रही है लेकिन प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री का मत सुनना, स्त्री की मत सुनना ही नहीं, कुछ नहीं सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की ही सुनेंगे, प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को किसी कुछ को नहीं जानता। ठीक है, इसीलिए इस कहानी के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य प्रेम को ही सर्वोच्च ठहराना है, दर्शाना है। अब आप बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं इस कहानी में। परिचय आप 4-5 लाइनें जरूर लिखिए कि कहानी के लेखक कौन है, किस कहानी में क्या बताया गया है, नायक नायिका कौन है, किस पर आधारित एक कहानी है। तो ये चीज़ें आप जब बताएंगे तो मान के चलिए आपको पूर्ण 5 नंबर मिल जाएंगे, टेंशन और फिक्र नहीं करने का।